सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंडिया एन इंट्रोडक्शन। मतलब बेसिकली आज हम अपने प्यारे भारत देश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो प्यारा भारत देश है इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, वर्ल्ड मैप में कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका शेप कैसा है, कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, क्या क्या यहाँ पर डेजर्ट हैं, कितने रिवर्स हैं, कितने प्लेन एरिया हैं, हिमालय कितने हैं, माउंटेन कैसे हैं, ये सब के बारे में बेसिकली हम लोग डिस्कशन जो है यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये तो हमारे एकेडमिक पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस देश में रहते हो, जिस जगह पे रहते हो, वो कितना बड़ा है, कितना लैटिट्यूड में आता है, कितना लॉन्गिट्यूड में आता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ मिलती हैं, क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और हम ये पढ़ेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उस सजेशन को सॉल्व करने का। सो स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो लाइन है आपने बहुत बार सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये आपको ये पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो हमारा इंडिया है इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो खान पान को लेकर हो, चाहे कलर को लेकर हो, चाहे एथनिसिटी को लेकर हो, चाहे सॉन्ग को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर अगर हम लोग बात करें तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फिर भी हम लोग प्राउडली बोलते हैं कि हम कैसे हैं, यूनाइटेड हैं, हम आपस में क्या हैं, एक हैं। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको इफेक्ट करती हैं, उसके बारे में देखते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, टू द नॉर्थ लाई हिमालय, द वर्ल्ड हाईएस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज। अब आपको मालूम होगा कि जो हमारा इंडिया है ये बहुत बड़ा कंट्री है। अगर हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पर देखें तो पॉपुलेशन के बेसिस पर हम दुनिया में आज के डेट में एट प्रेजेंट हम फर्स्ट नंबर पर आते हैं। हमारा जो पॉपुलेशन है वो मोर देन 140 करोड़ है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अगर हम लोग 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पर बात करें तो उस समय हमारा जो पॉपुलेशन था वो कितना था, 121 करोड़ था, मतलब 1.21 बिलियन था। लेकिन अगर हम लोग आज 2024 में बात करें तो 2024 में इंडिया का पॉपुलेशन नियर अबाउट 140 करोड़ प्लस जो है हो गया है। ठीक है, तो एक तो बहुत बड़ा वास्ट कंट्री है पॉपुलेशन के बेसिस पर। एरिया के बेसिस पर दुनिया का जो 7वां 8वां नंबर का जो है हमारा कंट्री है। ठीक है, तो ये जो हमारा इंडिया है, अगर इसके मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ मतलब मैप में जब भी हम लोग किसी भी मैप को देखते हैं तो उसमें डायरेक्शन क्या होता है, ये जो आपका राइट साइड वाला होता है वो ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, टॉप मोस्ट हिस्सा नॉर्थ होता है और बॉटम वाला हिस्सा क्या होता है, साउथ होता है। अगर हम लोग मैप में देखते हैं तो हमारे इंडिया के नॉर्थ में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें वहां पर क्या दिखता है, हिमालय रेंजेस दिखते हैं, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा, इसी में आपका क्या है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसी हिमालय पे कौन सा एग्जिस्ट करता है, हमारा इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो पीक है वो K2 है, कंचनजंगा है, ये सारे इसी में जो है एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बड़े हैं और सबसे नए भी हैं। The Indus, Satluj, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू डीप कैनन्स इन दिस माउंटेन। और इन्हीं माउंटेन से होकर जो है हमारे इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, बांग्लादेश में रिवर्स फ्लो होते हैं। वो कौन कौन से रिवर्स हैं, इंडस रिवर है, सतलज रिवर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारे रिवर्स इन माउंटेन से होकर जो है गुजरते हैं और अलग अलग कंट्री में जाकर जो है बहते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज एन एंशिएंट लैंड मास। अगर हम लोग नॉर्थ में हिमालय को देखते हैं तो साउथ में क्या है, जो हमारा साउथ इंडिया है वहां पर हमारे लिए जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जिसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार भी जो है बोलते हैं, जो कि बहुत पुराना है। हिमालय नॉर्थ में है और सबसे नया है। सबसे साउथ में क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो कि सबसे क्या है, पुराना है। India is a land of contrast. You freeze in the extreme cold of Kargil in Jammu Kashmir and Kashmir while you swelter in the heat of the Thar desert in Rajasthan. हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है कि अगर आप कश्मीर में पहुंच जाते हैं, कश्मीर जो जम्मू कश्मीर जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, वहां का कारगिल वाला जो रीजन है वो सबसे ज्यादा क्या है, ठंडा रीजन है। वहीं पर अगर हम लोग नीचे आते हैं, राजस्थान पे आते हैं, तो जो थार डेजर्ट है वो सबसे गर्म है। तो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप जम्मू कश्मीर पहुंच जाओगे तो सबसे ज्यादा ठंडी है, राजस्थान पहुंच जाओगे तो सबसे ज्यादा गर्मी है। वहीं पर अगर आप मेघालय के मासिन राम में पहुंच जाएंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है पूरे साल भर में
वो इसी मासिन राम में होती है, तो एक और डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। Many different kinds of trees and animal are found in the subcontinent. Different languages are spoken in the different region. हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग ट्रीज पाए जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। People dress and eat in the different ways. These differences complement each other. Every region depends on the other for its need. और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग ड्रेस भी पहने जाते हैं, ठीक है। और ये सारे इतने डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे यहाँ के एक रीजन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे रीजन के लोगों पर क्या हैं, डिपेंडेंट जरूर होते हैं। जैसे हम लोग अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम लोग छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या प्रोडक्शन करते हैं, राइस का। तो हम राइस क्या करते हैं, हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को हम लोग बेचते भी हैं। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है, क्योंकि कोयला सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। तो इसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी अलग अलग स्टेट्स को बेचते हैं। तो हमारे यहाँ जो चीज ज्यादा होती है हम वो दूसरे स्टेट्स को बेचते हैं, तो इसलिए दूसरे स्टेट्स के जो लोग होते हैं वो हम पर क्या है, डिपेंडेंट है। उसी तरीके से अगर हमें एप्पल चाहिए या कोई फ्रूट चाहिए तो हम एप्पल कहाँ से मंगाते हैं, जम्मू कश्मीर से मंगाते हैं, हिमाचल प्रदेश से मंगाते हैं। तो हम एप्पल वगैरह के लिए, फ्रूट्स वगैरह के लिए दूसरे स्टेट पर डिपेंड हैं। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी यहाँ के जो एक एरिया के जो लोग हैं वो दूसरे एरिया के रिसोर्सेस पर क्या होते हैं, डिपेंडेंट जो है होते हैं। The Indian subcontinent can be seen as an independent geographical region in the map of Asian continent. To the northwest lie the Kirthar and Suleiman mountain chains. To the north is the Hindu Kush range. The Himalaya extended like a bow from the north to east. The Arakan Yuma mountains are यहाँ पर देखते हैं मैप के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर, ठीक है। आर located in the northeast. They extended from western Myanmar in the south along the coast of the Bay of Bengal and the connect with the Himalaya in the north. अब देखो मैं आपको मैप में बताता हूँ क्या होता है, ये क्या बात बोलना चाहता है। देखो ये बेसिकली हमारे इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स को एक्सप्लेन कर रहा है। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप पे देखें या एशिया के मैप को अगर हम लोग देखते हैं तो एशिया के मैप को जब हम लोग देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। ये हमारा एशिया है, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, और ये हमारा क्या है, यूरोप है। तो अगर हम लोग अपनी प्यारे भारत की बात करते हैं तो ये जो इंडिया का नॉर्थ वाला हिस्सा है यहाँ पर हमने देखा कि क्या है, हिमालय है, जो कि ईस्ट से वेस्ट से लेकर जो है नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से धनुष के आकार में फैला हुआ है। इसके अलावा इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर सुलेमान पर्वत है, यहाँ पर राजस्थान है जो कि सबसे गर्म एरिया है। इसके अलावा ये जो हिमालय जो है यहाँ पर जैसे ही पहुंचता है अरुणाचल प्रदेश में, ये नीचे की तरफ इस तरीके से बेंड हो जाता है। ये जो काले कलर में दिया हुआ है ना, ये बेसिकली काले कलर में जो दिया हुआ है वो हिमालय के एक्सटेंशन को बता रहा है, ठीक है। हिमालय का जो एक्सटेंशन है ये वाला एरिया पाकिस्तान में आता है, तो पाकिस्तान में हिमालय के एक्सटेंट को क्या बोला जाता है, सुलेमान रेंज कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, सुलेमान रेंज जो है कहा जाता है। और यही हमारे इंडिया में क्या कहलाता है, हिमालय कहलाता है। और जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर पहुंचता है ये साउथ की तरफ बेंड हो जाता है, जिसको हम लोग अराकाम योमा बोलते हैं, जो कि म्यांमार में आता है। तो हिमालय का एक्सटेंशन पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, नेपाल में भी है, और वो नीचे की तरफ जब जाते हैं तो अंडमान निकोबार में भी है, म्यांमार में भी जो है, लेकिन उसको अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आइसलैंड की या आइलैंड की, तो इसका मतलब क्या होता है, अ लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, फॉर एग्जांपल द अंडमान आइसलैंड। अब देखो अंडमान निकोबार जो ये द्वीप हैं, ये अंडमान निकोबार है। यहाँ पर ये जो मैप है अगर इंडिया का हम लोग देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे जो है पहाड़ों के रूप में जो है यहाँ पर उठे हुए जमीन है, जिसको हम लोग अंडमान निकोबार बोलते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड बोलते हैं। तो हम लोग किस जगह को आइलैंड बोलेंगे, तो ऐसा लैंड मास जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ होगा या चारों तरफ से पानी से घिरा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको आइलैंड बोलेंगे। मतलब जैसे ये एक एरिया है जो कि लैंड मास है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या पूरा का पूरा ओशन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये एक क्या है, आइलैंड है। तो लक्षद्वीप एक आइलैंड है हमारे लिए, अंडमान निकोबार एक आइलैंड है हमारे लिए। तो आइलैंड का डेफिनेशन अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे, अ बिग लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल इट्स साइड, फॉर एग्जांपल अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दीज आर नोन एज आइलैंड। क्लियर। नाउ कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ना एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो ये क्या होता है कॉन्टिनेंट, हम लोग इसको देखते हैं।
So there is no universally accepted definition of a continent, but from early times it was accepted that a continent is a huge and contiguous landmass that is surrounded by a vast expanse of water on all sides. देखो कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन कोई फिक्स नहीं है, यूनिवर्सली डिफाइंड नहीं है कि अगर इस परिभाषा में कोई जगह अगर डिसाइड मतलब फिट बैठता है तो उसी को हम लोग कॉन्टिनेंट बोलेंगे। तो कॉन्टिनेंट का पहली बात तो अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कोई फिक्स डेफिनेशन जो है नहीं होता है। फिर भी एक जनरल हम लोग एक आइडिया ये मानते हैं कि एक ऐसा लैंड मास जिसके चारों तरफ या बहुत बड़ा एरिया क्या होगा, पानी से घिरा हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइलैंड बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, कैसे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका वुड क्वालिफाई एज अ कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। अगर हम लोग इस अभी डेफिनेशन जो हमने पढ़ा जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो वैसे में तो अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ऐसा जगह है जहां पर पानी चारों तरफ से जो है क्या है, घिरा हुआ है। ठीक है, Asia and Europe would not, because they are not separate together, they are often referred as a Eurasia. Also, if you look carefully at the world map, you will see that the Asia, Europe, Africa are connected to each other, but they are not connected to the North and South America. So it would be more correct to say that a continent is a vast and contiguous landmass that has been traditionally defined as a continent. तो हम लोग कॉन्टिनेंट देखो, अगर कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन को अगर हम लोग फॉलो करने जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही कॉन्टिनेंट मिलेंगे, एक अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट मिलेगा, एक ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट मिलेगा, क्योंकि ये दो ही प्लेस ऐसे हैं जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट और ये जो हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये कहीं ना कहीं आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप को देखें तो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट तो आपस में जुड़े हुए हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है रशिया, जो दुनिया का सबसे लैंड मास वाला जो कंट्री, सबसे बड़ा लैंड मास वाला कंट्री जो वो क्या है, रशिया है। तो रशिया का जो आधा हिस्सा है वो यूरोप में आता है और आधा हिस्सा एशिया में आता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यूरोप और एशिया आपस में कनेक्टेड है। तो रशिया को हम लोग बोलते हैं कि वो कैसा जगह है, वो एक यूरोशिया है। यूरोशिया मतलब यूरोप से यूरो वर्ड को लिए और एशिया से जो है दोनों को कनेक्ट किए, तो ये क्या बन गया, यूरेशिया जो है बन गया। ठीक है, तो बेसिकली एक ऐसा लैंड मास जो कि बहुत बड़े एरिया में क्या होगा, पानी से घिरा हुआ होगा, जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है क्या होगा, एक फिक्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट जो है हम लोग बोलते हैं। मैं आपको एक मैप भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जिससे हम लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से एशिया और यूरोप जो है आपस में कनेक्टेड हैं और हमारा इंडिया वहां पर कहां पर एग्जिस्ट करता है और कॉन्टिनेंट कितने हैं। अब देखते हैं एक छोटा सा और टॉपिक। कॉन्टिनेंट तो समझ में आ गया कि बहुत बड़ा एक एरिया जो कि पानी से घिरा हुआ होगा, जिसका एक जियोग्राफिकल फीचर्स होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। सब कॉन्टिनेंट किसको बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इंडिया को जो है एज अ कंट्री कई बार हम लोग इस नाम से बुलाते हैं, इंडिया सब कॉन्टिनेंट। आप न्यूज में सुने होंगे कि जनरली इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो कॉन्टिनेंट का छोटा भाई क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, अ सब कॉन्टिनेंट इज अ लैंड मास विद इन अ कॉन्टिनेंट देन दैट इज यूनिक फ्रॉम अ जियोग्राफिकल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू सच एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या है, देखो कॉन्टिनेंट क्या है, बहुत बड़ा एरिया जो कि पानी से घिरा हुआ होगा और अपना एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल फीचर्स रखा होगा, वहां की मिट्टी, वहां के पानी अलग अलग स्पेशल टाइप के होंगे, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो हमारा भारत जो है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उस कॉन्टिनेंट का, जैसे मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर में एक ऐसा एरिया जिसका अपना एक जियोग्राफिकल फीचर्स होगा, अपना एक कल्चरल फीचर्स होगा, अपना एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब कॉन्टिनेंट बोलेंगे। और हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया का जियोग्राफिकल फीचर्स आप देखोगे तो क्या होगा, आपको नीचे साइड क्या मिलेगा, अगर आप ईस्ट साइड में देखेंगे तो आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, वेस्ट साइड में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा, बॉटम साइड देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंडियन पैसिफिक ओशन मिलेगा, अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हिमालय मिलेगा। तो है कि नहीं, इसके पास एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल फीचर्स। इसके अलावा कल्चर की तो बात ही नहीं करते हैं। अगर हम लोग हर 100 किलोमीटर में चलते हैं, इंडिया में ट्रैवल करते हैं, तो आपको एक नया कल्चर जो है देखने को मिलेगा। इंडिया का हिस्ट्री जो है कई हजार साल पुराना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक स्पेसिफिक फीचर्स हमारा इंडिया जो है
कॉन्टिनेंट के अंदर में रखता है, इसीलिए हम लोग इंडिया को दर्जा देने के लिए सब कॉन्टिनेंट जो है ये नाम जो है ये जो टाइटल है हम लोग उसके साथ जो है क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा एरिया होता है, उसमें से एक छोटा सा ऐसा एरिया जो कि स्पेशल फीचर्स के साथ रहता है उसको सब कॉन्टिनेंट जो है कहा जाता है। ये देखिए ये जो वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये रशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास वाला सबसे बड़ा एरिया वाला जो कंट्री है वो क्या है, रशिया है। अब देखो लगभग यहाँ से जो है यूरोप डिसाइड होता है, ठीक है, ये इतना बड़ा जो एरिया है ना, ये वाला एरिया इस तरीके का, ये यूरोप है, ठीक है, ये क्या है हमारा यूरोप है, और ये हमारा क्या है, एशिया है। तो रशिया देखो कुछ हिस्सा इसका यूरोप में आ रहा है, कुछ हिस्सा एशिया में आ रहा है, इसीलिए तो यूरेशिया बोलते हैं। तो हमारा जो प्यारा भारत है वो एशिया में आता है, और ये है हमारा प्यारा भारत। इसमें इस साइड देखिए अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है, सॉरी मैं पैसिफिक ओशन बोल दिया था, ये इंडियन ओशन है, ऊपर में हिमालय है। तो इसका एशिया के अंदर में एक स्पेशल फीचर्स होता है जिसके कारण से हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जो है हम लोग सब कॉन्टिनेंट के नाम से जो है जानते हैं, ठीक है। तो यूरोप ये वाला एरिया हो गया जहां पर ब्रिटेन आता है, डेनमार्क आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, स्वीडन आता है, ये सब यूरोप कॉन्टिनेंट के हैं, ठीक है। अमेरिका कहाँ पे आता है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, छोटे छोटे देश आते हैं। एशिया में कौन कौन आता है, इंडिया आता है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कंबोडिया, ये सब इधर ये सब जो है इसी में जो है आते हैं। अच्छा, हमारा इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है जिसका लैंड मास कनेक्टेड है, तो उसका देखो यहाँ पर एक तो पाकिस्तान है और यहाँ पर अफगानिस्तान भी हमारे इंडिया के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, जो कि बुक में नहीं दिया है। तो पहला कंट्री कौन हुआ, पाकिस्तान हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, दूसरा अफगानिस्तान करता है, तीसरा नेपाल करता है, चौथा भूटान करता है, पांचवा बांग्लादेश करता है, छठवां जो है म्यांमार करता है, ठीक है, और सातवां जो है कौन करता है, ये जो झगड़ालू प्रवृत्ति का जो आदमी है चाइना। ये हमारे से 7 पड़ोसी हैं जो कि हमारे साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। याद रखना यहाँ पर जो श्रीलंका दिख रहा है छोटा सा, ये श्रीलंका हमारे साथ डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करता है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ा वाटर जो है एग्जिस्ट जो है करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे कितने पड़ोसी हैं जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 7 पड़ोसी हैं। 7 का नाम याद रख लीजिए, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये 7 जो है। और श्रीलंका के साथ हम लोग डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करते, बीच में एक बहुत बड़ा वाटर मास जो है आता है, ठीक है। चलो, look at the dark black line in the map 2.1. The line runs along the high and the inaccessible mountain ranges that separates India from the rest of Asia. वो जो पहले वाले मैप को देखने बोल रहा है कि पहले वाले मैप को जब आप देखोगे तो वहां पर आपको ब्लैक कलर के लाइंस दिखेंगे। ये ब्लैक कलर का लाइंस आपको ये बता रहा है, ये लाइन, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, ये आपको क्या बता रहा है कि हमारा इंडिया एशिया से कैसे सेपरेट होता है, एशिया में अलग अलग जगहों पर किस तरीके से सेपरेट होता है उसके बारे में जो है वो बताया जा रहा है, जिसके बारे में हम लोग मैप में पहले ही जो है क्या कर चुके हैं, डिस्कशन जो है कर चुके हैं। तो 2.1 मैप को आप देख सकते हो, ठीक है। The peninsula extend to the south. The waves of the Arabian Sea and the Bay of Bengal lap in the shores in the 2 sides. The entire region appears impregnable and inaccessible from all the sides. This region of South Asia is called the Indian subcontinent. अगर हम लोग हमारे इंडिया को देखें तो कोई भी हमारे इंडिया में बड़े आसानी से जो है रीच नहीं कर सकता। क्यों रीच नहीं कर सकता? अगर कोई आदमी ऊपर से नॉर्थ साइड से आने की कोशिश करेगा तो हिमालय की ठंडी इतनी ज़्यादा है कि वो आदमी हिमालय को क्रॉस करके आ ही नहीं सकता, मर जाएगा रास्ते में। तो हिमालय से इंडिया में पहुंच पाना डिफिकल्ट है, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं नॉर्थ साइड से, तो नॉर्थ साइड से देखते हैं, नॉर्थ साइड में बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं, ठीक है, जहां से भी आना पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग साउथ से देखते हैं तो वहां पर अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है, तो उधर से भी रीच कर पाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा इंडिया जो है एक ऐसे बहुत बड़े लैंड मास को कवर करता है जहां पर बहुत इजीली नहीं पहुंचा जा सकता, ठीक है। इसीलिए हम लोग अपने इंडिया को सब कॉन्टिनेंट जो है कहते हैं, ठीक है। चलो, it is clear from map 2.1 that the Indian subcontinent is a unique region of the Asia continent. Its geographical location and topography gives a distinct climate that is called the monsoon climate. अब इसी स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशंस के कारण, हिमालय के कारण, ओशन के कारण, थार डेजर्ट के कारण हमारे इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है स्पेशल टाइप का पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून क्लाइमेट जो है हम लोग उसको बोलते हैं।
Imagine if there was no high and extend Himalaya mountain ranges to the north and no expanses of sea on the both the side of peninsula to the south, what rainfall would the subcontinent receive? अब इमेजिन करके देखिए, अगर इंडिया में नॉर्थ साइड में हिमालय नहीं होता और साउथ साइड में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी नहीं होता तो हमारे भारत देश में बारिश कैसे होती? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिमालय जो होता है वो ठंडी हवाओं को क्या करता है, पास होने से रोकता है, और वही ठंडी हवाओं के कारण से फिर हमारे देश में क्या होती है, बारिश होती है। What would save it from the beating cold wind blowing southward from the North Pole? If there were no Himalayas, there would be no mighty rivers flowing Indus, Ganga, Yamuna, and no extensive plains created by these rivers. The Indian subcontinent would be transformed into barren desert under such condition. अगर ये सारा चीज नहीं होता तो देखो, नॉर्थ पोल हमारे इंडिया जो हमारा अर्थ है उसका शेप कैसा है, इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा जो कहलाता है नॉर्थ पोल कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है, और ये दोनों जगह बहुत ठंड है। तो क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो ठंडी हवाएं चलती हैं, तो अगर हमारे प्यारे भारत देश के नॉर्थ में अगर हिमालय नहीं होता तो नॉर्थ पोल से आने वाले ठंडी हवाएं इतनी ज़्यादा होती कि हम ठंडी में मर जाते। तो सोचो कि अगर हिमालय नहीं होता तो ठंडी में मर जाते, ठीक है, अगर अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल नहीं होते तो बिना बारिश के हम लोग मर जाते, अगर इतने सारे रिवर्स नहीं होते तो हमारे यहाँ प्लेन एरिया का फॉर्मेशन हो पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर ये सारे बेसिक फीचर्स जो है अगर हमारे इंडिया में नहीं होते तो हमारा इंडिया जो है एक बैरन जो है, एक बंजर रेगिस्तान की तरह जो है क्या हो जाता, बदल जाता। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा जो है मैं लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि हिस्ट्री जो है थोड़ा सा आप लोगों को बोरिंग लगता है, तो अगर मैं वीडियो का लेंथ 20 मिनट से ज़्यादा कर दूंगा, 25 मिनट 30 मिनट, तो आप वीडियो को देखते देखते क्या करोगे, सो जाओगे। दैट्स वाई मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि वीडियो का लेंथ छोटा रहे, प्यारा रहे, ताकि आप 10-15 मिनट में देख कर उसको आराम से नॉलेज गेन सको और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो और आपको नींद भी ना आए। अगर आपको कोई सजेशन होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।